हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स और जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम बेसिक नंबर्स पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स जैसे अभी अब तक हमने पढ़ा था, परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। जितनी भी सारी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं का एक सेट, एक समूह जो होता है वही वास्तविक संख्याएं कहलाता है। जैसे प्रत्येक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वो वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करता है। अगर कोई ऐसा समूह बनाया जाए जिसमें प्राकृतिक संख्याएं हों, पूर्ण संख्याएं हों, परिमेय संख्याएं हों, अपरिमेय संख्या हों, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी नंबर्स का एक सेट बनेगा वो एक वास्तविक संख्याओं का सेट बनेगा। और वास्तविक संख्याओं के लिए आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने यहाँ कोई सेट लिया है, ये हमारे पास कोई सेट है और इस सेट में हमारे पास अपरिमेय संख्याएं हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, कुछ पूर्णांक भी हैं, ज़ीरो है और कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हैं। ऐसे नंबर्स का जो सेट है अब हमारे पास, वही वास्तविक संख्याओं का सेट कहलाता है। तो वास्तविक संख्याएं कहने का मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं वास्तविक संख्याओं के अंदर जितनी भी अब तक हमने संख्याएं पढ़ रखी हैं वो सभी संख्याओं का एक समूह जो होता है वही वास्तविक संख्याएं होता है। वास्तविक संख्याओं के लिए आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद इस चैप्टर में सबसे पहले जो प्रमेय आती है वो आती है यूक्लिड प्रमेयिका। और यूक्लिड प्रमेयिका क्या होती है? यूक्लिड ने हमारे लिए एक प्रमेय दी थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई धनात्मक कोई पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए कोई दूसरा पूर्णांक v इस प्रकार से डिवाइड करे कि अगर हमें शेषफल r और भागफल q प्राप्त होता है तो उसके लिए हम एक फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो वो फार्मूला जो उन्होंने दिया उसे हम यूक्लिड प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। आइए हम पढ़ते हैं क्या होती है ये। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि भागफल q और शेषफल r प्राप्त हो, जहां r b से छोटा होगा। तब हम ये कह सकते हैं, तब हम फार्मूला जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इस प्रकार से अगर b a को विभाजित करता है तो a हमारा भाज्य होगा, b भाजक होगा। तब हमारे लिए भागफल q प्राप्त होता है और शेषफल r प्राप्त होता है, जहाँ पर r की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी या बराबर या b से छोटी होगी। r जो होगा 0 और b के बीच में ही हमें प्राप्त कोई नंबर होगा, जहाँ पर b से a को डिवाइड किया जाएगा। तो हम लिख सकते हैं a इज टू VQ प्लस r। इस फार्मूले के लिए ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। तो इसके बाद सेकंड जो टॉपिक है इसमें वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है उसे हम जानते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि अगर कोई भाज्य संख्या है, कोई भी अगर प्राइम नंबर है, तो उसके लिए हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये प्रमेय ये बताती है हमारे लिए कि अगर कोई भाज्य संख्या है हमारे पास तो उसके लिए हम अभाज्य संख्याओं में फैक्टर करके और उन फैक्टर्स को हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम उन्हें लिख सकते हैं। और यह जो गुणनफल होता है गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ये एक यूनिक होता है। यानी जब तक कि उसके गुणनखंडों के क्रमों में कोई बदलाव नहीं किया जाता है तब तक उसको लिखने का केवल एक ही तरीका होता है। इसी के लिए हम यूनिक अर्थात अद्वितीय हल कहते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई संख्या x दे रखी है,
हमारे पास कोई संख्या x है जो कि एक भाज्य संख्या है, तो हम उस x के लिए हम लिख सकते हैं कि x बराबर P1 गुणा P2 गुणा P3 गुणा, यहाँ गुणा का साइन होगा। इस प्रकार से ये चलता रहेगा और कहाँ तक, Pn तक, जहाँ पर P1 P2 P3 ये क्या हैं, एक प्राइम नंबर्स हैं ये। और प्राइम नंबर्स ये इस प्रकार से प्राइम नंबर्स हैं कि ये आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, जहाँ पर P1 P2 से छोटा होगा, P2 P3 से छोटा होगा, इस प्रकार से इसी क्रम में ये संख्याएं लिखी हुई हैं। यही लिखा है आगे कि जहाँ P1 P2 P3 डॉट 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 Pn आरोही क्रम में लिखी हुई अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं से मतलब ये है कि P1 P2 से छोटा होगा, P2 P3 से छोटा होगा, इस प्रकार से ये संख्याएं लिखी हुई हैं। अगर इन सभी अभाज्य संख्याओं के स्थान पर अगर हम कोई सेम नंबर ले लें, एक ही नंबर ले लें, तो हमारे लिए उस अभाज्य संख्या की घातें प्राप्त होती हैं। क्या लिखा है कि यदि हम समान अभाज्य संख्याएं लें तो हमें अभाज्य संख्याओं की घातें प्राप्त होती हैं। उदाहरण से समझते हैं हम इसके लिए। क्या लिखा है, समान अभाज्य संख्याएं ले तो अभाज्य संख्याओं की घातें प्राप्त होती हैं। अगर हम इन सभी संख्याओं के स्थान पर कोई एक ही नंबर ले लें तो हमारे लिए उस नंबर्स की घातें प्राप्त होंगी। जैसे उसके लिए उदाहरण समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे 12 है, अब 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 2 बार, इसलिए 2 की पावर हो गए 2 इंटू में 3। 20 है, 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 की पावर 2 हो जाएगा। 24 में हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ पर 2 3 बार आया है, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा तो उस नंबर्स की घातें प्राप्त होती हैं हमारे लिए। तो यही कहा जा रहा है कि अगर अभाज्य संख्याओं के स्थान पर अगर एक ही नंबर की पुनरावृत्ति की जाती है तो हमारे लिए उस नंबर्स की, उस प्राइम नंबर्स की हमें घातें प्राप्त होती हैं। इस चैप्टर में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा जो है HCF और LCM। HCF क्या होता है? HCF बहुत ही कंपलसरी टॉपिक है इसका, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे जिनका LCM HCF निकालने को आएगा। तो हम HCF सीखते हैं। HCF क्या होता है? HCF क्या होता है? HCF के लिए कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक मासापा कहते हैं इसके लिए। अब आपके लिए ये सिर्फ एक लाइन ही याद रखनी है, इसी से हम जानेंगे कि HCF क्या होता है। HCF होता है केवल कॉमन फैक्टर्स की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। यहाँ आप लिख सकते हैं केवल, यहाँ आपको लिखना होगा। HCF होता है केवल कॉमन फैक्टर्स, यानी जब हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं के फैक्टर्स करेंगे तो उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनकी सबसे छोटी घातें ली जाएंगी। जो कम पावर होंगी उनकी, वो घातें लेने के बाद में हम उनका जब गुणनफल करेंगे तो हमारे लिए HCF प्राप्त होता है। तो इसलिए HCF क्या होगा? केवल कॉमन फैक्टर्स की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास 36 कोई नंबर है, 36 एंड 28, और इसका हमें निकालना है HCF। तब 36 के लिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 और यहाँ 3 की पावर 2 प्राप्त हुई हमारे लिए। इसी प्रकार से 28 है, 28 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 7। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 और 7 की पावर यहाँ पर 1 है। अब इनमें से हम देखते हैं कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर्स है हमारे पास 2 और इसकी पावर है 2। कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर भी 2 है, इसकी पावर है 2। तो हमारे लिए कॉमन फैक्टर्स केवल 2 ही मिला, जिसकी सबसे छोटी घात 2 ही है। अगर इससे छोटी भी घात होती हम तो वो लेते। तो HCF क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है, इस वजह से कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी घात 2 ही है, इस वजह से 2 की पावर 2। तो 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, इसलिए 36 का और 28 का जो HCF आया वो आएगा 4। इसी प्रकार से अब हम जानते हैं LCM क्या होता है।
एलसीएम को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, और कॉमन मतलब उभयनिष्ठ होता है, मल्टीपल मतलब होता है उसका गुणज। तो इसे लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं, लासापा। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ में तो हम क्या काम करते हैं, सब जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, केवल जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी सबसे छोटी घातों को लिया जाता है। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनकी सबसे बड़ी घातें ली जाती हैं और उनका गुणनफल किया जाता है, तब हमारे लिए एलसीएम प्राप्त होता है। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। वही एग्जाम्पल हमने फिर ले लिया कि यहाँ पर 36 और 28 हमारे पास दो नंबर्स हैं। तो उन दो नंबर्स के जब हमने फैक्टर करें तो हमारे पास आए 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2। यहाँ पर 28 के जो फैक्टर आए वो आए 2 की पावर 2 और 7 की पावर 1। अब यहाँ पर हम निकालते हैं एलसीएम ऑफ 36 एंड 28। इसका मतलब ये हुआ कि जो 36 है और 28 है इनका एलसीएम क्या आएगा। तो इनके एलसीएम में हमने क्या पढ़ा था कि जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनकी सबसे बड़ी पावर लेते हैं, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक अभाज्य संख्या कौन कौन सी है हमारे पास? 2 आया है, 3 आया है और 7 आया है। तो 2 की पावर 2 आई है, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है, तो सबसे बड़ी तो यही हुई, तो 2 की पावर 2 ले ली हमने। 3 की पावर 2 है और इससे बड़ी कोई और पावर नहीं है 3 की, तो इसलिए 3 की पावर 2 ले ली। 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 1, इसलिए हमने यहाँ इसका फैक्टर जो 7 है वो ले लिया। अब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ 7, 4 नेमा 36, ठीक। और यहाँ 7 को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब हमने आगे मल्टीप्लाई करते हैं। 7 छंग 42, हासिल 4, 7 तियाँ 21, 21 और 4 25। तो ये तो जो 252 आया है वो 252 36 का और 28 का एलसीएम है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उन सब में सबसे बड़ी पावर का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम होता है। एचसीएफ क्या होता है? केवल कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं उनकी सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो ये डिफरेंस होता है एलसीएम और एचसीएफ में। अब एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है ये हम जानते हैं। एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम जानते हैं। एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध, क्या संबंध होता है इनमें? अगर ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक दे दिए हैं हमारे लिए, ए और बी, कोई भी नंबर हो सकता है धनात्मक पूर्णांक में, तो उन दोनों का हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, उनका एचसीएफ निकालेंगे, तब उनके बीच में हम रिलेशन लगाते हैं एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी। यानी दोनों संख्याओं का जो भी दो नंबर दिए जाएंगे उनका गुणनफल जो होता है, उनका गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के इक्वल होता है, ठीक। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। इस रिलेशन पर आधारित आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे एक्सरसाइज में। तो आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज, इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है हम वो स्टार्ट करेंगे, और फिर उस एक्सरसाइज के बाद में जो भी चैप्टर्स होगा उसके नेक्स्ट हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो प्रत्येक एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी इस चैनल पे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।